हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का द रेड शर्ट मानवा में। तो इस मानवा के बारे में मैं तुम्हें बस ये कहना चाहूंगा कि तुम इस वीडियो को बस 5 मिनट देख लो। तुम्हें ये मानवा इतनी ज्यादा पसंद आएगी तुम खुद कमेंट्स में जाकर इसका पार्ट 2 मांगोगे। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट हो, इस वीडियो पे एक लाइक कर दो ताकि इस वीडियो पे थोड़ी रीच आ सके। प्लीज कर दो लाइक। तो ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जो पूरे साउथ कोरिया के किलर से अलग स्टैंड आउट करता है, जिसका की नाम सुन के ही लोगों की फट जाती है और लोग उसे बुलाते हैं द रेड शर्ट। एंड इसे नाम क्यों दिया गया है ये तुम्हें आगे पता लग ही जाएगा। बट इस टाइम वो काम करता है एक अंडरवर्ल्ड के डॉन के लिए, मगर अपना हीरो काफी टाइम से काम करता आ रहा है। सो अपना हीरो चाहता है कि वो रिटायरमेंट ले ले। वैसे तो रिटायरमेंट की वजह कुछ और है जो कि तुम्हें थोड़ी देर में पता लग ही जाएगी। बट इस टाइम वो अपने बॉस के पास रिटायरमेंट लेने आया है विद अ नाइफ। तो तुम समझ ही सकते हो अगर इसके बॉस ने इसे रिटायरमेंट नहीं दिया तो क्या होगा। एंड इसीलिए इसके बॉस के अंडर जितने भी प्रोफेशनल क्रिमिनल्स काम करते हैं वो सब वेपन्स लेके अपने हीरो को घेर कर खड़े होते हैं। बट अपने हीरो को किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा बोलता है मैं जा रहा हूँ। जो सुन के बॉस के साइड में खड़ा हुआ आई पैच वाला बंदा कहता है क्या मैं इसे मार दूं। एंड ये सुनते ही अपना हीरो फुल रेडी हो जाता है कि चल आ जा देखते हैं कौन किसे मारता है। जिसके बाद आई पैच वाला बंदा भी रेडी हो जाता है, मगर इनके बीच में कुछ हो इससे पहले इनका बॉस इन्हें रोक देता है और कहता है चला जा, हम और खून नहीं मारना चाहते। और फिर अपना हीरो भी बस पकड़ के निकल लेता है। मगर क्या तुम्हें लगता है कि अंडरवर्ल्ड का बंदा इतनी आसानी से जा सकता है? थोड़ा सबर करो, अभी तो कहानी बस शुरू हुई है। खैर अभी अपना हीरो बस में बैठकर घर पर जा रहा होता है और घर जाते हुए कॉल पे अपनी बीवी से बात कर रहा होता है जो कि इस टाइम प्रेग्नेंट है। तो तुम लोग समझ ही गए होंगे अपने हीरो ने ये काम इसलिए छोड़ा ताकि उसके होने वाले बच्चे पे इन सब चीजों का असर न पड़े। खैर इस टाइम अपना हीरो उसके होने वाले बच्चे की फोटोज देख रहा होता है, बट तभी उसने जो रिंग पहनी होती है वो एकदम से शाइन करने लगती है। और ऐसा क्यों? बिकॉज उसके पीछे से अभी एक बंदा उसे स्टैप करने वाला होता है। मतलब कि अपने हीरो के रिंग में जो शाइनिंग इफेक्ट आ रहा था वो इसके नाइफ का था, जो कि अपने हीरो ने नोटिस कर लिया था। तो जब ये बंदा अपने हीरो को स्टैप करने वाला होता है तब अपना हीरो बच जाता है। एंड इस नाइफ की आवाज उसकी बीवी ने भी सुन ली होती है, तो वो फोन पर कहती है हनी ये कैसी आवाज थी। अब इस बंदे के हाथ में नाइफ देख के बस में जो 2-4 लोग बैठे होते हैं वो भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब बस में बैठे लोग चिल्ला रहे होते हैं तो ये बंदा स्ट्रेट फेस के साथ कहता है तुम सब लोगों को मैं जिंदा जाने दूंगा, बस चिल्लाना बंद करो और निकलो यहाँ से, एक्सेप्ट दिस वन। एंड ये सुनते ही बस में जितने भी लोग थे वो सब बाहर निकल जाते हैं। एंड अब होने वाली यहाँ पर फाइट। तो अपना हीरो उसकी वाइफ से कह देता है कि हनी मैं तुम्हें थोड़ी देर से कॉल करता हूँ। एंड जैसे ही कॉल कटता है ये बंदा अपने हीरो पे नाइफ से अटैक कर देता है। एंड अपना हीरो इसे इजीली डॉच कर लेता है, जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक जबरदस्त मुक्का दे मारता है, जो पड़ते ही ये बंदा उड़ने लगता है। एंड जैसे ही वो बंदा गिरता है अपना हीरो उसे एक और मुक्का दे मारता है और फिर वो उसकी गर्दन दबोच कर कहता है अबे तू है कौन। एंड ये सुनते ही वो बंदा हंसने लगता है और कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता था कि तू मुझे नहीं पहचानेगा, मगर हाँ कंपनी तेरे लिए आ रही है। जो सुन के अपने हीरो को गुस्सा आने लगता है और वो उसकी गर्दन दबाने लग जाता है। और ये बंदा अपनी फटी हालत में बोल रहा होता है तुझे क्या लगता है तू इतने आसानी से निकल जाएगा। एंड इसी के साथ इसका किस्सा खत्म हो जाता है। जिसके बाद अपना हीरो फटाक से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, बट उसका कॉल नहीं लगता। एंड अब हमें इसके बीवी का नाम पता चलता है जो कि है मीजू। एंड अब हम उसी पर आते हैं। हम देखते हैं मीजू अपने हीरो के लिए खाना बना रही है, बट तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। अब मीजू दरवाजा खोलने तो आती है, मगर वो दरवाजा खोलने से पहले पूछती है कि कौन है। एंड सामने वाला बोलता है कि वो उसके हस्बैंड के साथ काम करता है एंड उसका हस्बैंड रिटायर हो रहा है तो वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आया है। अब मीजू को समझ नहीं आ रहा होता है और उसे थोड़ा शक भी होता है, मगर वो दरवाजा खोल देती है। और जैसे ही मीजू दरवाजा खुलती है उसके सामने खड़ा होता है वही आई पैच वाला बंदा, जिसको भी शायद से मीजू पहचान लेती है और वो डर कर पीछे हटने लगती है, मगर उसका पैर स्लिप होता है और वो गिर जाती है। और इस टाइम मीजू हेल्प मांग रही होती है, बट इस टाइम उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आने वाला। एंड अब ये आई पैच वाला बंदा मीजू के बाल पकड़ता है और उसके गर्दन पे ब्लेड रख देता है। और अब इसके आगे क्या होगा तुम्हें पता ही है। अब आते हैं हम हमारे हीरो पे, जो कि भागते हुए अपने घर की तरफ ही आ रहा होता है। और इस टाइम भी वो अपनी वाइफ को कॉल कर रहा होता है, बट वो नहीं लग रहा होता। एंड वो मैंने बस यही बोल रहा होता है कि प्लीज सेफ रहना। और जैसे ही अपना हीरो घर का गेट खोलता है वो देखता है कि घर के अंदर कई सारे जूतों के निशान बने हुए हैं, जो देखते ही उसकी आंखें फट जाती है, क्योंकि उसे भी पता लग गया है कि घर पर कौन आया है। और अब जैसे ही अपना हीरो घर के अंदर एंटर करता है, ये आई पैच वाला बंदा खाना खाते हुए उसका वेलकम करता है। एंड इस टाइम इसके फेस पर खून लगा हुआ है, तो तुम समझ जाओ कि इस हरामखोर ने मीचू के साथ क्या किया है। अब यह हरामखोर अपने हीरो से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तेरा बच्चा होने वाला है, तो ये रीजन था कि तूने प्रेसिडेंट को बिट्रे किया। देख तो ऐसा बंदा तो नहीं कि तू इतनी सी चीज को अपने ऊपर हावी होने दे। इसने मीजू को मार दिया ना, ये उसके बारे में बात कर रहा है। और अब हमारा हीरो फ्लोर पर देखता है जहाँ पर पूरा खून ही खून पड़ा हुआ है। एंड ये देख के तुम समझ ही सकते हो कि इस हरामखोर ने मीजू को कितनी बुरी तरीके से मारा है। अगर इसने सिर्फ मीजू का गला काटा होता तो इतना खून तो नहीं होता। अब ये देखने के बाद अपना हीरो सीरियस होकर कहता है कि प्रेसिडेंट को पता है कि तू यहाँ पर है। जिसके बाद ये कमीना अपनी आई पैच हटाते हुए कहता है ऑब्वियसली नहीं यार, ये सिर्फ मेरा और मेरा डिसीजन था, और तुझे पता है कि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है? सोच सोच किया होगी। अरे कोई बात नहीं, चल मैं ही बता देता हूँ। क्या तुझे अभी भी लगता
लगता है कि वो सांस ले रही होगी। एंड ये सुनते ही अपने हीरो का दिमाग खराब हो जाता है। इस हरामखोर ने जितने बंदे लाए थे वो सब अपने हीरो पर एक साथ चढ़ जाते हैं और उनमें से एक बंदा अपने हीरो पर नाइफ से अटैक करता है, जिसको कि अपना हीरो डॉज करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो अपने एल्बो से उसका हाथ ही तोड़ देता है और फिर वो उसका ही चाकू लेता है और उसका ही गला काट देता है। अब 3 लोग और बचते हैं जो कि अपने हीरो पर अटैक कर देते हैं, बट अपना हीरो पीछे हटते हुए एक और का गला काट देता है और ये बंदा भी यहीं पर गिर जाता है। अब बचते हैं 2 लोग जो अपने हीरो को पुश करते हुए पीछे स्टेयर्स तक ले आते हैं। अब वो दोनों साथ में अटैक करते हैं, जिसमें से एक का अटैक अपना हीरो डिफ्लेक्ट कर देता है और दूसरे को इतने जोर का थप्पड़ मारता है कि उससे वो उसकी गर्दन ही तोड़ देता है। और फिर अचानक से तीसरा बंदा स्टेयर के ऊपर से आता है और अपने हीरो को एक लात मारता है, जिससे कि अपना हीरो एक वॉल के पीछे चला जाता है और फिर ये दोनों भी अपने नाइफ लेके अपने हीरो पर चढ़ जाते हैं। जिसके बाद उस कोने में सिर्फ खचक खुचुक की आवाजें आती है, जो सुन के इस कमीने को लग रहा होता है कि बस खेल खत्म। बट अब वो देखता है कि उसका बंदा वहां से बाहर निकलने का ट्राई कर रहा है, मगर अपना हीरो उसके बाल पकड़कर उसे वापस खींचता है और फिर वहां से बस खून उड़ता है और आवाजें आ रही होती हैं। फिर उन दोनों का किस्सा खत्म करने के बाद अपना हीरो वहां से बाहर निकलता है, जो देख के आरामखोर कहता है तो फाइनली तो अपना असली रंग दिखा रहा है, क्यों मैंने सही कहा ना, रेड शर्ट। एंड अब हम हमारे हीरो को देखते हैं जो कि बिल्कुल अभी एक डेविल लग रहा होता है। और अब ये देखकर तुम समझ ही गए होगे कि अपने हीरो को द रेड शर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोई मिशन पर जाता है तो वो व्हाइट शर्ट पहन कर जाता है, बट जब वो काम कर कर वापस आता है तो उसकी व्हाइट शर्ट बन चुकी होती है रेड शर्ट। अब यह हरामखोर भी अपना ब्लेड निकाल लेता है और अपने हीरो से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर अपना हीरो भी इस पर अटैक करता है, जिसके बाद इन दोनों का एक तगड़ा ब्लेड क्लैश होता है। जिसके बाद ये अपना ब्लेड घुमा के अपने हीरो पर अटैक कर देता है, जिसको कि अपना हीरो इजीली डॉज कर लेता है और फिर अपना हीरो नाइफ से अटैक करता है, जिसको कि आरामखोर इजीली डॉज कर लेता है। अभी अपने लेफ्ट किक से अपने हीरो के पैर पर अटैक करता है, जिससे कि अपने हीरो का बैलेंस बिगड़ जाता है। एंड इसी मौके का फायदा उठा के अपने हीरो के हाथ पे एक कट मार देता है, जिसको कि जैसे तैसे करके अपना हीरो हैंडल करता है। जिसके बाद अपना हीरो इसे टेबल के ऊपर पटक देता है। अब जैसे ही आराम को टेबल पर गिरता है, अपना हीरो इसके गर्दन पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर ये आराम को उससे बच जाता है। अब अपना हीरो नाइफ को स्लाइड करते हुए इसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है, मगर वो उससे भी बच जाता है। अब ये अपने ब्लेड से हमारे हीरो पर अटैक करता है, जिसको कि अपना हीरो हाथों से ब्लॉक कर लेता है। अब ये आराम को पूरी फोर्स लगा रहा होता है हमारे हीरो को मारने के लिए, मगर तभी इस कमीने की गर्दन से खून आना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो अपने हीरो पर अटैक न करते हुए पहले अपनी गर्दन पकड़ लेता है ताकि वो अपनी ब्लीडिंग रोक सके, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे है। एंड हाँ, मुझे पता है कि तुम लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये हुआ कब, तो चलो मैं बताता हूँ। तो देखो, जब अपने हीरो ने नाइफ स्लाइड करके इसकी गर्दन काटने की कोशिश की थी, तभी आरामखोर उससे बच तो गया था, बट जो टेबल थी उसके ऊपर लगा हुआ था ग्लास। एंड जब अपने हीरो ने चाकू मारा था तब वो ग्लास टूट गया था और फिर नाइफ स्लाइड करने की वजह से उस टेबल में से ग्लास का एक टुकड़ा निकल जाता है और फिर वो सीधा इस कमीने की गर्दन काटते हुए निकल जाता है। एंड आरामखोर फाइट में इतना फोकस हो गया था कि उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो अब ये आरामखोर अपने एक हाथ से अपनी ब्लीडिंग रोक रहा होता है और अपने दूसरे हाथ से अपने हीरो पर अटैक करता है, जिसको कि अपना हीरो डॉज करता है और इसके हाथ पे कट मार देता है। और अब ये आरामखोर जिस हाथ से अपनी ब्लीडिंग रोक रहा था, ये उस हाथ से भी अपने हीरो पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसको कि अपना हीरो डॉज करता है और 1 सेकंड के अंदर ही इसके नी पे, इसके रिब्स में और इसके शोल्डर पर अटैक कर देता है। और अब इसी के साथ इस कमीने की हालत खराब। और अभी भी ये हरामखोर अपनी फटी हालत में अपने हीरो को गाली बकने का ट्राई करता है, मगर तब भी हमारा हीरो इसे एक जोर का झापड़ मारता है और इसे सोफे पर लेटा देता है। और अब यह हरामखोर अपने हीरो से हंसते हुए बोल रहा होता है, आई गेस आई एम नो मैच फॉर यू, एक काम कर, मुझे मार दे। और अब हमारा हीरो वही करता है जो इसने बोला। अपना हीरो नाइफ से इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसका खेल इसी के साथ खत्म होता है। और अब पूरे घर में बस लाशें ही पड़ी होती है, जो कि अपने हीरो ने ही बिछाई है। और इस टाइम वो एक जगह पर खड़ा होकर किसी को देख रहा होता है, और वो है उसकी प्रेग्नेंट वाइफ। और इस टाइम मीजू को देखते हुए अपने हीरो को उसके साथ बिताए गए कुछ मोमेंट्स याद आने लगते हैं। द मोमेंट जब उनकी शादी हुई थी, द मोमेंट जब मीजू प्रेग्नेंट हुई थी, द मोमेंट जब वो अपने होने वाले बच्चे की फोटोज देख रहे थे, द मोमेंट जब ये दोनों साथ में खुश थे। अपना हीरो उसके वाइफ और उसके होने वाले बच्चे से बहुत प्यार करता था, मगर जिस बच्चे और वाइफ से वो इतना प्यार करता था, वो इस टाइम उसके सामने मरे पड़े होते हैं। और इस टाइम हमें इसकी वाइफ का चेहरा भी नहीं दिखाया जाता, क्योंकि हो सकता है उस हरामखोर ने इसके चेहरे पर काफी ब्रूटल तरीके से मारा हो। अब सीन शिफ्ट होता है फ्यूनरल हॉल पर, जहाँ पर अपने हीरो ने अपने डेड वाइफ को फ्यूनरल बॉक्स में रख दिया होता है और साथ ही में अपने होने वाले बच्चे के फोटोज को भी। अब हम देखते हैं हमारा हीरो अपने बॉस को फोन लगाता है और कहता है, किलर्स मेरे घर पर आए थे। वो अपने हीरो से पूछता है, क्या तूने उसे मार दिया? एंड अपना हीरो बोलता है, हाँ। जिसके बाद उसका बॉस उससे माफी मांगते हुए कहता है, ये मेरी ही गलती थी कि मेरे पास इतने घटिया सबॉर्डिनेट्स थे, मगर कुछ भी हो, वो था तो फैमिली का हिस्सा ही। तो अब तूने मेरे पास कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, तूने उसे मार कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो अब रेडी हो जा और भी किलर्स को फेस करने के लिए। और ये सुन के अपना हीरो बोलता है, अरे बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद आ रहा हूँ तुझे वहाँ पर मारने के लिए। एंड इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। मुझे पता है कि ये वीडियो काफी ज्यादा छोटी है,
तो आई प्रॉमिस कि अगर तुम इस वीडियो पे भर भर के लाइक करते हो और कमेंट करते हो तो इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो 20 मिनट से ज्यादा का होगा। तो अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करो पार्ट 2। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।